हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन सिस्टम के लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चला था इम्पोर्टेंट ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड या मानव की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां। हम लोगों ने बता दिया था व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड कि जो वे ग्रंथियां जो विभिन्न हार्मोन्स का या विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का श्रवण करती हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों को क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों को संतुलित रखने का कार्य करती है शरीर में। वे सभी ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोगों ने पढ़ लिया था हाइपोथैलेमस के बारे में, पीयूष ग्लैंड के बारे में और पीनियल ग्लैंड के बारे में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो है थायराइड ग्लैंड। तो अपना टॉपिक क्या होगा भाई? थायराइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि। अगर हम बात करें थायराइड ग्रंथि की स्थिति की, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो गले में स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है भाई? गले में स्थित होती है, श्वास नली के दोनों साइड में। श्वास नली के दोनों साइड में जो यह ग्रंथि होती है वो स्थित होती है। और इसके द्वारा अगर हम बात करें कौन से हार्मोन श्रवण होता है, तो यह जो ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण व श्रवण पर नियंत्रण रखती है। तो स्थिति कहाँ है भाई थायराइड ग्लैंड की? स्थिति है श्वास नली के दोनों ओर। श्वास नली के दोनों ओर। और हार्मोन कौन सा श्रवण करती है? हार्मोन जो श्रवण करती है वो कहती है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन श्रवण होता है भाई? थायरोक्सिन हार्मोन। जो यह ग्रंथि होती है वो है विभिन्न उपापचयी क्रियाओं पे, थायरोक्सिन हार्मोन के श्रवण और संश्लेषण के द्वारा विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के ऊपर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह जो हार्मोन होता है वो आरबीसी के निर्माण में भी मदद करता है। किसमें मदद करता है भाई? आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। इसके साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय का भी नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन भाई? थायरोक्सिन हार्मोन। अगर हम बात करें थायरोक्सिन हार्मोन का जो निर्माण होगा वो किसके द्वारा होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भाई? आयोडीन की आवश्यकता होती है। बिना आयोडीन के थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं जनरली भाषा में कि हम लोगों को जो साल्ट होता है वो आयोडाइज्ड साल्ट यूज करना चाहिए, मतलब आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे जो नमक होते हैं जैसे टाटा नमक, इनके ऊपर लिखा भी होता है आयोडीन युक्त साल्ट। ठीक है, तो इसका जो निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा? आयोडीन से। तो आयोडीन मुख्य रूप से आयोडीन का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है भाई? साल्ट। ठीक है, तो आयोडीन से इसका निर्माण होता है। अगर आयोडीन की शरीर के अंदर, जीवों के शरीर में आयोडीन की कमी आ जाती है, उस दौरान थायरोक्सिन की भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण भी कम हो जाता है, जिससे गोइटर रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई? आयोडीन की। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। अगर आयोडीन की क्या हुई? कमी, तो थायरोक्सिन हार्मोन का क्या नहीं होगा? निर्माण। और जब थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होता है या कम होता है तो रोग हो जाता है गोइटर या घेंगा रोग। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें जो गला होता है वो सूज जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा थायराइड ग्लैंड।
सॉरी थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड या हिंदी में बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। अगर हम बात करें पैराथायराइड ग्रंथि की तो यह जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। यह जो ग्रंथि होती है वो कहाँ स्थित होती है भाई? थायराइड ग्रंथि के पीछे। तो अगर हम बात करें इसकी स्थिति की तो ये कहाँ पे स्थित होगी? थायराइड ग्रंथि के पीछे। और इसके द्वारा जो हार्मोन का श्रावण किया जाता है, याद रखने का सिंपल सा तरीका है, थायराइड के द्वारा थायरोक्सिन और पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा पैराथार्मोन ग्लैंड हार्मोन का क्या किया जाता है? श्रवण। किसका श्रवण किया जाता है भाई? पैराथार्मोन हार्मोन का। स्थिति कहाँ होती है? थायराइड। थायराइड के बाद पैरा का मतलब पीछे, तो स्थिति तो कहाँ होगी? थायराइड ग्रंथि के पीछे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके द्वारा स्रावित हार्मोन, तो इसके द्वारा मुख्य रूप से पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। पैराथार्मोन हार्मोन का क्या हो रहा है? श्रवण किया जाता है। जो ये पैराथार्मोन हार्मोन है वो कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तरों को नियंत्रित करता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही हड्डियों का क्या है? एक आवश्यक तत्व है। तो यह शरीर में पैराथार्मोन हार्मोन जो होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करेगा? इस कैल्शियम व फॉस्फोरस के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर शरीर में या जीवों में इस हार्मोन की कमी आ जाती है तो इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? टिटेनी रोग हो जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ग्रंथि अपनी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। अगर हम बात करें थाइमस ग्रंथि की स्थिति की तो यह जो ग्रंथि होती है हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है भाई? हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। अगर हम बात करें इसके द्वारा स्रावित हार्मोन की तो इस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का श्रवण होता है। स्थिति क्या है? इसकी जो स्थिति है वो हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग में, हृदय व महाधमनी के ऊपरी भाग में क्या होती है? स्थित। नाम क्या है ग्रंथि का? थाइमस। तो थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन जो होगा वो कौन सा होगा? थाइमोसिन। तो इस ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होगा वो कौन सा होगा? थाइमोसिन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो यह ग्रंथि है थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन, थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन। अगर हमें यह याद नहीं रहता है कि थाइमोसिन हार्मोन थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन, तो हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि इस ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है भाई? थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह आती है कि यह जो ग्रंथि होती है वो बच्चों में ज्यादा विकसित होती है। कहाँ ज्यादा विकसित होती है? बच्चों में ज्यादा विकसित होती है। लेकिन जैसे जैसे यौवन अवस्था आती है इस ग्रंथि का जो साइज होता है वो सिकुड़ता चला जाता है। क्लियर है? बच्चों में तो क्या होती है? यह ग्रंथि बच्चों में
अधिक विकसित होती है, अधिक विकसित होती है, लेकिन यौवन अवस्था में, यौवन अवस्था में यह ग्रंथि सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। क्लियर है? तो ये थी हमारी थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, मानव में स्रावित होने वाली, उन सब मानव में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ ये शरीर को किस प्रकार से किन किन हार्मोनों के संश्लेषण व नियंत्रण के द्वारा शरीर की उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का क्लियर है।